नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग। जो पुराने वीडियोस थे चैनल पे वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं क्योंकि वो पुराने सिलेबस के आधार पर बनाया गया था। ठीक है। अब जो नया सिलेबस आया है 2023-24 का, उसके आधार पर आपको सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सबके क्या है, नए वीडियोस मिल जाएंगे जल्दी ही। ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जल्द से जल्दी मैं चाहूँगा कि सारे सिलेबस कवर करवा दूँ। आज देखिए, आज जो हम लोग करेंगे 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक जो होगा वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होगा वस्तुओं के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता की वस्तुएं, ठीक है, और पूंजीगत वस्तुएं। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा हमारा स्टॉक और प्रवाह। क्या स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर निवेश के बारे में पढ़ेंगे। निवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मूल्यह्रास के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसका समझेंगे, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्र में। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं ना, चार क्षेत्र होते हैं, उसमें से हमारे को कितने पढ़ने हैं, सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही क्षेत्र हैं। ठीक है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, पहले क्या है, अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है, आर्थिक क्रियाओं। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके बदले में हमें आय की प्राप्ति होती हो। क्या मिलता हो, हमें आय की प्राप्ति हो। अगर हम काम करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता हो, आय मिलता हो, यानी कि हमें पैसे मिलते हो, हमें सैलरी मिलती हो। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है। जिसमें अनार्थिक में क्या होता है, हम काम करते हैं लेकिन उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिलता, जैसे किसी की हेल्प कर देना। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पैसे नहीं मिलता लेकिन आप काम करते हैं। ये आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि संसाधनों का कैसे हम उच्चतम प्रयोग कर सकें, क्योंकि संसाधन जो होते हैं, संसाधन ये हमारे सामने, ये संसाधन जो है ये दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, जितनी हमारी नीड है उससे कम है। ठीक है। और इसके वैकल्पिक प्रयोग है, संसाधनों के क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग है। तो हम इसका प्रयोग कैसे करें ताकि हम से ज्यादा संतुष्टि को प्राप्त कर सकें, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं इन सबको। ठीक है। तो अर्थशास्त्र समझ आया, वह विषय वस्तु जिसमें हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ संसाधन दुर्लभ है, उसके वैकल्पिक प्रयोग है, तो हम कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा जो कि मतलब प्रयोग कर सकें। ठीक है। वैकल्पिक प्रयोगों को कैसे हम जो कि मतलब किस क्षेत्र में हम कितना ज्यादा उसका प्रयोग करें संसाधनों का, कि हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि को प्राप्त करें। ठीक है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है उसकी दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। ठीक है। एक है समष्टि। तो व्यष्टि के बारे में तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। अब जो पढ़ना है 12th में ये है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक यूनिट के रूप में अध्ययन करते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की बड़ी शाखा कही जाती है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो छोटा होता है, समष्टि बड़ा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक यूनिट के रूप में अध्ययन करते हैं, एक मान लेते हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, क्या है, एक यूनिट मानकर करते हैं। इसमें हम जो मेन रूप से हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय। ठीक है। मुद्रा, बैंकिंग, ठीक है, विदेशी विनिमय दर, इन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। सरकारी बजट हो गया। ठीक है। तो इन सब के हम किस में अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, जहां पर हम पूरी अर्थव्यवस्था को क्या है, एक यूनिट के रूप में देखते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े।
ठीक है, देखिए अगला आता है वस्तुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें वस्तुएं होती क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जो हमें क्या करता हो, संतुष्टि देता हो, हमें क्या देता हो, संतुष्टि देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अनगिनत वस्तुएं उत्पादित तथा उपभोग की जाती हैं। यह वस्तुएं हो सकती हैं स्कूल के बच्चों के बैग, जूते, कमीज, खेतों तथा फर्म के लिए मशीनें, रक्षा के लिए बंदूकें तथा गोला बारूद। ये सभी के सभी क्या होते हैं, वस्तुएं होती हैं। व्यापक रूप से अगर हम बात करें वस्तुओं को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है वस्तुओं को, 4 भागों में। ठीक है, पहला होता है अंतिम वस्तुएं, ठीक है, दूसरा मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता की वस्तुएं, और चौथा होता है पूंजीगत वस्तुएं। अब हम इन चारों वस्तुओं को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले अंतिम वस्तु को। ठीक है, देखिए अंतिम वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है। ठीक है, तो देखिए अंतिम वस्तुएं वे हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हो। उत्पादन की सीमा रेखा क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है सीमा रेखा की। ठीक है, तो उत्पादन की सीमा रेखा क्या है, जैसे देखिए अगर कोई भी सामान बनता है, मान लेते हैं एक साबुन का एग्जांपल लेते हैं, तो जब ये साबुन बनेगा, बनने के बाद क्या होगा, इसके कई सीमाएं होंगी। जैसे ये साबुन बन गया, बनने के बाद इसकी क्या होगी, पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद क्या होगा, इसके ऊपर इसका नाम और सारी चीजें डिटेल्स लिखे जाएंगे, इसके ऊपर एमआरपी लिखा जाएगा। ठीक है, एमआरपी लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो जाएगा किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, वहां से फिर हम खरीदेंगे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो क्या है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लेना का मतलब एमआरपी तक तो वो हो जाए उसका। ठीक है, यानी कि वो बन गया, उसके ऊपर जो एक मतलब कवर चढ़ा दिया गया है, उसका लेबल लग गया है, उसके ऊपर एमआरपी लिख जा चुकी है, मूल्य निर्धारण किया जा चुका है, तब वो क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तुएं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो अंतिम प्रयोगकर्ता के उपयोग के लिए तैयार है, यानी कि ये सामान तैयार होकर के बिल्कुल आखिरी में जो व्यक्ति यूज करेगा उसको, उसके पास ये तैयार है यूज करने के लिए, तो उसे हम अंतिम वस्तु कहेंगे। ठीक है, जिनका मूल्य निर्धारण हो चुका हो, जिसका एमआरपी लिखा जा चुका हो, जिसका रेट फिक्स हो चुका हो कि अब इतने रुपए में इसको बेचना है। ठीक है, अब उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। जो उपभोक्ता से संतुष्टि के लिए खरीदा जाता हो, उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए खरीदा जाता हो। ठीक है, जो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए खरीदा जाता हो, जो हम उपभोग करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसके लिए खरीदा जाता हो। इन वस्तुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। कच्चे माल का रूप में मतलब हो गया कि हम इन वस्तुओं से कोई और वस्तु हम नहीं बना सकते, विनिर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आने कोई सामान बना रहे उसके अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो ये अंतिम वस्तु होगा। अगर हम उसका यूज करते हैं किसी और सामान में बनाने में, तो वो फिर मध्यवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंतिम वस्तु क्या होता है, जिसने अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया हो, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के लिए क्या हो, प्रयोग के लिए तैयार हो, जिसका मूल्य निर्धारण हो चुका हो, जो उपभोक्ता को संतुष्टि के लिए खरीदा जाता हो, और जो है कि मतलब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, ये सारे जो है क्या कहलाएंगे, अंतिम वस्तुएं कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ब्रेड हम अपने घर में खाने के लिए सुबह सुबह लेकर के आते हैं ना। ठीक है, दूध हो गया, चीनी, कोई भी ऐसा सामान जो हम क्या करते हैं अपने यूज के लिए लेकर के आ रहे हैं, उसको हमें बेचना नहीं है, उसका प्राइस फिक्स हो चुका है, जो हमारे को संतुष्टि दे रहा है, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आखिरी में जो व्यक्ति यूज करता है और उससे उसको संतुष्टि मिलता है, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है। उत्पादन की सीमा रेखा मैंने अभी बताया था ना, कई चरण होते हैं उत्पादन के, जैसे साबुन है बन गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, पैक होगा, पैक होने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर लेबल लगेगा, नाम लिखा जाएगा उसका, उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर एमआरपी लिख करके मार्केट में आएगा। अगर ये सारे, अब अगर मान लीजिए ये साबुन बन गया लेकिन अभी पैकिंग नहीं हुआ है, ये बीच में बना हुआ है सर, सिर्फ बना हुआ ऐसे बन करके रखा हुआ है। ठीक है,
इसकी अभी पैकिंग की जानी है, तो ये क्या है, अंतिम वस्तु होगा? नहीं, ये क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा, क्योंकि इसने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है। क्लियर है, समझ आ रहा है? आगे बढ़िए, देखिए जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, अब जो खरीदने जाएगा वो यहाँ से ऐसे ही थोड़ी ना उठा कर ले आएगा, अभी ये भैया पैक होगा, इसके ऊपर लेबल लगेगा, एमआरपी लिखा जाएगा, तभी तो खरीदेगा इंसान, ठीक है। तो अभी इसको खरीदा नहीं जा सकता, मतलब अंतिम उपभोक्ता के लिए ये तैयार नहीं है। अभी इनका मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है। अब देखिए, मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है का मतलब कैसे हुआ, जैसे जब ये साबुन मिलेगा और यहाँ से जो है कि मतलब कोई कंपनी वाला इसको खरीदेगा, उसके ऊपर अपना लेबल लगाएगा, तो अभी इसका एमआरपी फिक्स नहीं हुआ ना, अभी इसका मूल्य वृद्धि होगा या इसका अभी जो है प्राइस अभी निर्धारित नहीं हुआ है, ठीक है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है का मतलब देखिए, समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक बेड बनवाना है, ठीक है, क्या बनवाना है, बेड बनवाना है, और मैं फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ियों का जो है कि मतलब जो लकड़ियों का जो गट्ठर होता है वो लेकर के आया, ठीक है। अब उससे क्या करवाऊंगा, मैं बेड बनवाऊंगा, तो ये हो गया मेरा मध्यवर्ती वस्तु। और जब ये बेड बन जाएगा, इसका अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा, और उसके बाद ये मैं अपने घर लेकर के आ जाऊंगा यूज करने के लिए, तो ये अंतिम हो जाएगा। और जब ये लकड़ी है, ये क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी क्या है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तैयार माल बनाने के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज में, तैयार माल बनाने के लिए, ठीक है। तो जब कच्चे माल के रूप में किसी चीज को प्रयोग किया जाता है तो वो आता है मध्यवर्ती वस्तु में। क्लियर है, आगे देखिए, इन वस्तुओं को पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। अब इस चीज को समझिए, पुनः बिक्री के लिए। अब मान लेते हैं कि मैं एक दुकानदार हूं और मैं जो है कि मतलब 500 साबुन की टिक्कियां खरीद कर लेकर के आया हूं बेचने के लिए। क्या करने के लिए, बेचने के लिए। अब मैं इससे नहाऊंगा तो नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, बेचूंगा ना। और जो नहाएगा वो तो उसका अंतिम रूप से प्रयोग करेगा, तब ये साबुन क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बेचने के लिए लेकर के आया हूं, तो ये साबुन मेरे लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। ये अभी जो है किस कैटेगरी में आएगा, मध्यवर्ती वस्तु में आएगा, ठीक है। और ये साबुन को जो है, अब एक साबुन पे मान लीजिए मैं 9 रुपए का लेकर के आया हूँ, और इसको मैं कितने में बेचूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा, जितना एमआरपी लिखा हुआ है, लेकिन मैं खरीद कर कितने में लाया था, 9 रुपए में। तो देखिए इसमें मूल्य वृद्धि भी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है कि क्या है, दोबारा बिक्री करूंगा मैं, दोबारा पुनः बिक्री के लिए भी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुओं में आएगा। जितनी भी दुकानों पे सामान मिलता है, वो जब दुकान पे होता है तो वो मध्यवर्ती वस्तु होता है, जब वो हम खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंतिम वस्तु हो जाता है। क्लियर है, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में डिफरेंस समझ में आ गया, क्या है अंतर। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा स्टेटमेंट, कई बार पूछ लेता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ लेता है, एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये बतलाना है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकता है, यह उस वस्तु का अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। अब देखिए, कोई भी चीज है, अगर वो अंतिम रूप से उपयोग करने के लिए आया है तो वो अंतिम होगा, और अगर वो इस्तेमाल करा जा रहा है और कुछ और बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है तो वो मध्यवर्ती हो जाएगा, क्योंकि उसका कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है या फिर उसको पुनः बिक्री करा जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, कह रहा है कि ये किस चीज पर निर्भर करता है, उस वस्तु का अंतिम प्रयोग कैसे किया जा रहा है, इस चीज पर निर्भर करता है। एक परिवार द्वारा चाय के लिए चीनी का और दूध का प्रयोग अंतिम वस्तु है, क्योंकि वो संतुष्टि के लिए करा जा रहा है। वहीं पर एक चाय वाले के द्वारा चीनी तथा दूध का प्रयोग मध्यवर्ती वस्तु होगा। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जो दुकान वाला होगा वो चाय पीने के लिए नहीं बना रहा है, वो चीनी और दूध का इस्तेमाल क्या कर रहा है, चाय को बेचने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो वो जो ये चीनी जो है इसका और ये दूध जो है इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहा है और तैयार माल बना करके बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिक्री करा जा रहा है ना दोबारा, यानी चीनी खरीद करके लाया है लेकिन बेचेगा कुछ बना करके, तो यहाँ पे कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु। तो यही चीनी मध्यवर्ती वस्तु है, यही चीनी दूध जो है ये मध्यवर्ती है, लेकिन जब ये चाय वाला बेच रहा है तब, ठीक है। वहीं अगर हम घर में इसका इस्तेमाल करने के लिए लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु होगा, क्योंकि ये संतुष्टि के लिए खरीदा जा रहा है।
क्लियर है? अंतिम व्यक्ति इसको उपभोग करेगा, इसका वो खरीद कर लेकर के आ रहे हैं। तो एक ही वस्तु क्या हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है और मध्यवर्ती भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता की वस्तुएं। देखिए उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता की वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, यानी कि जो मनुष्य को सीधा सीधा क्या देता हो, संतुष्टि प्रदान करता हो। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता की वस्तुएं कहा जाता है। जैसे परिवार द्वारा दूध का प्रयोग, टीवी, फ्रिज, कपड़े, बर्तन, डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या करता हो, संतुष्ट कर देता हो, हमें उससे क्या मिलती हो, संतुष्टि मिलती हो। कपड़ा खरीदा, उससे हमें क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल जाए, संतुष्टि के लिए तो पहन रहे हैं। जो दूध पी रहे हैं, संतुष्टि के लिए पी रहे हैं। यहाँ पर जो है कि मतलब जितनी भी चीजें हैं वो अगर हमें संतुष्टि दे रहा है उसका उपयोग करने पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता की वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है? अभी इन उपभोक्ता की वस्तुओं को चार भागों में बांटा जाता है। पहला है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं और चौथा है सेवाएं। चौथा क्या है, सेवाएं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। पहले आता है टिकाऊ वस्तु। कौन से होते हैं? देखिए वे वस्तुएं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है तथा जिनका मूल्य भी अधिक होता है, उन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे कार, टीवी, फ्रिज, रेडियो इत्यादि। देखिए टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम कई वर्षों तक कर सकते हैं। जैसे कार लेंगे तो कम से कम 20-25 साल तक तो हम इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ठीक है, टीवी हो गया, एक बार ले लिया तो चलता ही रहता है वो। ठीक है, फ्रिज ले लिया, वो भी लंबे टाइम तक चलता है। रेडियो है, लंबे टाइम तक चलता है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो हमने खरीदा है अपनी संतुष्टि के लिए और वो क्या है, कई वर्षों तक उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो टिकाऊ वस्तु है, यानी कि वो हमारे घर में आया और वो टिक गया। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे हम, टिकाऊ वस्तु कहेंगे। समझ आ गया? अब आता है अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ के आगे ही देखो लिखा हुआ है आधा। अर्ध का मतलब आधा, टिकाऊ मतलब टिकता तो है लेकिन आधे टाइम के लिए टिकता है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय अधिक तक का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका मूल्य ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, मूल्य जो है ऊंचे नहीं होते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कपड़े हो गया, जूते, बल्ब, क्रॉकरी आदि। ठीक है, ये वे वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम करते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। मतलब टिकता है लेकिन कम टाइम तक टिकता है। ठीक है, 1 साल, 2 साल तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब टिकाऊ हो गया, अर्ध टिकाऊ हो गया, अगला आता है गैर टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, क्या आता है, गैर टिकाऊ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मात्र एक बार किया जाता हो, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल केवल हम एक बार करते हैं, उसके बाद हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसका दोबारा उपभोग हम नहीं कर सकते। क्या कहलाएगा, गैर टिकाऊ। मतलब गैर का मतलब होता है पराया, टिकाऊ का मतलब जो टिकता ना हो। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जो टिकता ना हो, इसको क्या कहते हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्याही, पेन का स्याही एक बार खत्म हो गया दोबारा भर सकते हैं? नहीं, दूसरा पेन लेना पड़ता है या फिर रिफिल लेना पड़ता है ना। एलपीजी सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है, ठीक है, सिलेंडर तो कहोगे कि सर वो तो बार बार घूम घूम करके आता ही रहता है फिल होकर के, तो सिलेंडर नहीं, उसके अंदर जो गैस होता है एक बार खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पेट्रोल, बाइक के अंदर पेट्रोल डाली, 1 लीटर पेट्रोल डाला, चलाए, खत्म हो गया। अब क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं, एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पी गए, खत्म। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक बार यूज करते हैं और वो खत्म हो जाता है, हमारी संतुष्टि दे दिया, खत्म। क्लियर है? अगला आता है सेवाएं। देखिए सेवाओं को ना गैर भौतिक या अभौतिक वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर भौतिक या अभौतिक वस्तुएं। ठीक है,
या सेवाएं कहते हैं। इसका कितने नाम हो जाते हैं, सेवाएं हो गया, गैर भौतिक हो गया, अभौतिक हो गया, ठीक है। सेवाओं को अभौतिक वस्तुएं भी कहते हैं जो मानव को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, टीचर की सेवाएं इत्यादि। ये क्या होते हैं, सेवाएं होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे, ये क्या होगा, ये संतुष्टि है ना। मैं आपको पढ़ाया, आपने मुझे पैसे दिए, आप संतुष्ट हो गए मेरी पढ़ाई से, ठीक है। वकील की सेवाएं, वो आपको सलाह देगा, पैसे ले लेगा, ठीक है। डॉक्टर की सेवाएं, वो इलाज कर देगा, पैसे ले लेगा, उसके इलाज से आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संतुष्टि क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, ये अभौतिक होता है। इसको हम, जो चीजें हमें मिलती है उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है, पेट्रोल, उसको लेकर के आते दिखता है ना, वो यहाँ पे आपको डॉक्टर की सेवाएं दिखेगा नहीं, ठीक है। डॉक्टर है सामने, वो दिखेगा, इलाज कर दिया, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई वस्तु नहीं मिलता, जैसे पेन की स्याही, वो हम टच कर सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या होता है, सेवाओं में ये ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ये अमूर्त होता है, ठीक है। तो क्या होती है सेवाएं, जिसमें संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से मिल जाती हो, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब आती है इसमें, सेवाओं में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूंजीगत वस्तुओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। देखिए, पहला तो ये हो गया कि क्या होता है, उत्पादक का स्थिर परिसंपत्ति होता है, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स होते हैं। जैसे मशीनरी, प्लांट, उत्पादकों द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। इनका प्रयोग किस चीज में किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। एक तो हो गया ये स्थिर परिसंपत्तियां होती है, और ये दूसरा हो गया उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका मूल्य अधिक होता है, इनका प्राइस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, इनका प्रयोग क्या है, बार बार किया जा सकता है। इन मशीनों में लगने वाले कील, नट, बोल्ट को पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहते, क्योंकि इनका मूल्य अधिक नहीं होता। देखिए, यहाँ पे दो चीजें समझना है, ठीक है। एक तो हो गया पूंजीगत वस्तुएं, और एक हो गया कि पूंजीगत वस्तुएं जो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उत्पादन में लग रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आ गया, वे सभी वस्तुएं जो उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे मशीन, प्लांट। उत्पादक द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग क्या है, उत्पादन में किया जाता है, और इनका मूल्य अधिक होता है, इनका प्रयोग बार बार किया जाता है। इन सभी को क्या कहा जाएगा, पूंजीगत वस्तुएं कहेंगे। लेकिन उसके अंदर छोटे जो पार्ट्स लगे होते हैं, जो क्या होता है, उत्पादन में तो काम आ रहा होता है, लेकिन उनका मूल्य अधिक नहीं होता, इसलिए उनको उत्पादक की वस्तुएं कहा जा सकता है, पूंजीगत वस्तुएं नहीं कह सकते। क्लियर है, जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, समझ आया। तो पूंजीगत वस्तुएं कुछ स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जो उत्पादन में लगा होता है, उत्पादन करता है, मूल्य अधिक होता है, और बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो सब आ जाते हैं आपके पूंजीगत वस्तु में, जैसे मशीन, ठीक है, प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूंजीगत वस्तुएं। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ से भी आता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। अभी जैसे हमने ऊपर समझा, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं के बारे में अभी मैंने बताया था कि वो स्थिर परिसंपत्तियां होती है, उनका मूल्य अधिक होता है, उत्पादन के कार्य करते हैं, और इनका प्रयोग बार बार किया जाता है। अगर ये चारों क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। अगर इनमें से कोई उसका जो क्वालिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, उत्पादक तो वस्तु हो सकता है, उत्पादक वस्तु हो सकता है, उत्पादन में लगा हुआ होगा, लेकिन पूंजीगत नहीं होगा। जैसे कील, नट, बोल्ट के बारे में बताया था, इनके पैसे ज्यादा नहीं होते, ये ज्यादा मूल्यवान नहीं होते, ठीक है, इनका प्राइस हाई नहीं होता, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ते हैं। उत्पादक वस्तुएं उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। अब उत्पादन में तो नट बोल्ट भी लगा हुआ है और मशीनें भी लगी हुई हैं, ठीक है। अथवा उत्पादक वस्तुएं वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जैसे फर्नीचर के लकड़ी का प्रयोग करना,
क्या कहलाएगा, उत्पादक वस्तु कहलाएगा। अगर हम लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए तो लकड़ी क्या है, उत्पादक वस्तु है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक स्थिर परिसंपत्ति के रूप में करता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तथा ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। ये सभी क्या होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, एक बार से ज्यादा बार इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, पूंजीगत वस्तु कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है, परंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होते। एग्जाम्पल आप देना चाहो तो उत्पादक वस्तु में नट बोल्ट है, नट और बोल्ट जो है क्या है, नट बोल्ट जो है ये उत्पादक वस्तु है, लेकिन ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। ठीक है, क्या होगा, पूंजीगत वस्तु नहीं होगा। लेकिन मशीन जो है, मशीन क्या है, ये उत्पादक वस्तु भी है और पूंजीगत वस्तु भी है। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तु है वो उत्पादक वस्तु तो होगा, लेकिन उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग समझेंगे निवेश की अवधारणा। निवेश किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाले वृद्धि से। क्या है, स्टॉक में होने वाले वृद्धि को क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आज 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये है, आपने उसमें एक 500 का नोट और डाल दिया। ठीक है, तो अब उसमें क्या हो गए, 1500 हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ना। अगर आपके पास आज 1000 की परिसंपत्तियां हैं, आपके पास 1000 का पूंजी है, आपने उसमें 500 का पूंजी और बढ़ा दिया, तो आपने क्या, आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट करा उसमें आपने 500 का, और आपकी परिसंपत्तियां बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो वही दर्शाता है यहाँ पे। देखिए आई जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहा है, डेल्टा जो है ये परिवर्तन को दर्शाता है, और के होता है पूंजी। यानी कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारे क्या है, पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा पूंजी हमारा। क्लियर है, तो आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, के जो है हमारा कैपिटल है, पूंजी है, और डेल्टा जो है ये क्या है, परिवर्तन को दर्शाता है, चेंजेस को दर्शाता है। ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ होता है तो बढ़ता हुआ दिखाता है, ये जब नीचे की तरफ ऐसे होगा तो ये होता है घटना, और ये होता है बढ़ना। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा परिसंपत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं हम निवेश। क्लियर है, यानी कि परिसंपत्तियों में होने वाले वृद्धि को क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे निवेश की अवधारणा में, निवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए निवेश के दो प्रकार हैं, पहला होता है स्थिर निवेश और एक होता है माल सूची निवेश। स्थिर निवेश कौन से होते हैं, देखिए स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष का मतलब होता है एक ईयर का पीरियड, ठीक है, के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों में होने वाले वृद्धि से है। स्थिर परिसंपत्ति हमें पता ही है, फिक्स्ड असेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे अप्रैल 2023 में फर्म ए के पास 2 मशीनें थी और दिसंबर 2023 में फर्म के पास 4 मशीनें हो गई, 2 मशीनों का वृद्धि हुआ, इसे स्थिर निवेश कहेंगे। ठीक है, समझे, आने की एक फर्म ए था, ठीक है, इसके पास अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में कितनी मशीनें हैं, 2 मशीनें हैं, और इसी के पास दिसंबर में 4 मशीनें हो गई। शुरू में कितना था इसके पास, 2, अभी कितने हैं, 4। इसका मतलब इसने 2 मशीनें और क्या करा है, ऐड करा है। इसमें 2 मशीनें क्या करा है, ऐड करा है। 2 मशीनें थी, इसमें 2 और लाया, तो अब उसके पास कितने हो गए, 4। ऐसे निवेश को क्या कहा जाता है, स्थिर निवेश कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखते हैं स्थिर निवेश का महत्व क्या होता है। देखिए स्थिर निवेश से क्या होगा, उत्पादन में, उत्पादन की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, वृद्धि होगा उसमें। आने की मान लीजिए 2 मशीनें जो है वो उत्पादन कर रहा है, पहले कर रहा था, अब जो है 4 मशीनें उत्पादन करेगा। मान लीजिए 2 मशीनें जो उत्पादन करता था वो 100 kg था, ठीक है, अब 4 मशीनें करेगा तो या तो वो 200 kg करेगा, या हो सकता है उससे भी, अगर क्वालिटी अच्छी हुई मशीनें की, अगर बढ़िया मशीन आ गया तो वो उससे भी ज्यादा कर सकता है। क्लियर है,
तो उत्पादन की क्षमता जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होगी उसमें भी क्या होगा, अगर मशीनें आएगा हमारे देश में, वो उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ेगी ना, हमारा जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी, हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये तो था हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्थिर निवेश। अब हम बात करेंगे माल सूची निवेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, माल सूची निवेश के बारे में। देखिए, माल सूची निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान कच्चा माल और तैयार माल के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब कि जो कच्चा माल था, मान लीजिए कि हमारे पास 500 केजी जो है कि रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, तो इससे हमने मान लेते हैं 500 किलो आटा था, ठीक है, और इससे हमें जो है कि मतलब 3000 पीस जो है कि पाव रोटी बनानी थी। आई बात समझ, 3000 पीस हमें क्या करना था, पाव रोटी बनाना था। बाद में क्या हुआ, इसमें ऐड कर दिया गया 100 केजी आटा और आ गया, ठीक है, खरीद करके और आटा ले आए। और अब जो है उत्पादन जो है 3000 पहले हुआ था और ये एक 100 केजी आटा भी हमारे पास है और जो है कि 500 केजी जो आटा था वो यूज कर लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है उत्पादन का मतलब, अब देखिए ये 3000 जो पाव रोटी बनना था वो भी बन गया और हमारे पास 100 केजी आटा भी है रखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास स्टॉक है और जो तैयार माल है उसके बीच के अंतर को, यानी कि ये 600 था टोटल, हमारे पास कच्चा माल कितना हो गया 600 और तैयार माल हो गया 3000। इसमें से अभी हमारे पास लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 100 केजी बच गया है, ठीक है, और 3000 पीस पाव रोटी भी बन गया है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा में ही आया ना, 500 से ही कितना बन जाना था, 3000 पीस, तो वो तो बन चुका और 100 हमारे पास एक्स्ट्रा में अभी बचा हुआ भी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन आ रहा है ना, जो हमने एक्स्ट्रा जो हम लगाएंगे उसे ही वही तो परिवर्तन होगा। तो इसे कहेंगे माल सूची निवेश, यानी कि जो हमारे स्टॉक में और जो कच्चा माल है उसके और तैयार माल का जो स्टॉक होगा उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, माल सूची निवेश। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए, निवेश एक होता है सकल निवेश और एक होता है शुद्ध निवेश। सकल निवेश में क्या होता है, मूल्यह्रास जो है वो जुड़ा हुआ होता है। मूल्यह्रास क्या होता है, सामान टूट फूट जो होता है, मशीनें घिस जाती है तो उसका मूल्य जो कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो सकल निवेश में क्या होता है, मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होता है। शुद्ध निवेश जो होता है उसको हम निकालते हैं तो मूल्यह्रास को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। देखिए, सकल निवेश का मतलब हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें क्या है, मूल्यह्रास जो है इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, जीआई में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआई आ जाएगा, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यानी शुद्ध निवेश हमें निकालना है तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, मूल्यह्रास क्या है, एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में सामान्य टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। उसकी जो मूल्य में जो कमी आएगी उसको क्या कहा जाएगा, मूल्यह्रास कहा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक मशीन है वो 5000 रुपए की है, ठीक है, और एक साल बाद वो क्या 5000 का ही होगा, नहीं ना, 5000 से उसका दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे खर्चे भी आएंगे, नट वट टूट जाएगा या जो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो खराब हो गया, टूट गया, तो उसकी वजह से उसके क्या है, मूल्य में कमी आ जाएगा। तो वो अब जो है उसका माल, जब वो नया आया था मशीन तब वो 5000 का था, अब वो पुराना हो गया तो उसका प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मूल्यह्रास, यानी कि 5000 का था वो अब 4000 में कोई उसको खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 रुपए का मूल्यह्रास हुआ है एक साल में। क्लियर है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक तथा प्रवाह के बारे में। स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। देखिए, स्टॉक जो होता है वो एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली क्या है, मात्रा है। एक निश्चित बिंदु होगा, समय दे रखा होगा, दूरी दे रखा होगा, कुछ भी है, एक पॉइंट होगा, ठीक है, एक पॉइंट पे दिया होगा,
उसमें समय का अंतराल नहीं होगा। जैसे देखिए, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। क्या है? एक समय बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे जनवरी 28 को आपके बैंक के खाते में 1000 रुपए है, ठीक है। तो ये क्या है? एक डेट दे दिया फिक्स, और जो टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर स्टॉक में परिवर्तन होने लग जाए, चेंजेस, बताया था ना, अगर चेंजेस हो रहा है, या तो वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है, तो क्या होगा, परिवर्तन होते ही वो प्रवाह कहलाएगा। लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो वो क्या होगा, स्टॉक होगा। जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी, अगर मान लिया दिल्ली से मुंबई की दूरी 1200 किलोमीटर है, तो ये फिक्स है, ये बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, ठीक है। 1200 किलोमीटर है तो 1200 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। छत की टंकी भरी हुई पानी से अगर है, अगर उसमें से निकाला नहीं जा रहा है, या वो भर करके बह नहीं रहा, ठीक है, तो क्या है, वो छत की टंकी का जो पानी है वो स्टॉक है, जब तक कि उसमें से निकाला नहीं जाता, ठीक है। अगर उसमें से निकाला जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टंकी के अंदर से पानी कम होने लग जाएगा। जैसे ही ऐसा कुछ भी होता है कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रवाह कहलाएगा। स्टॉक और प्रवाह में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता और इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन नहीं होता है और प्रवाह में परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रवाह एक समय अंतराल में मापी जाने वाली मात्रा है, एक समय अंतराल में मापा जाएगा। जैसे आप 10,000 रुपये प्रति महीने खर्च करते हो, कम हो रहा है ना, आपका जो पैसा होगा वो खर्च हो रहा है, कम होगा, ठीक है। दिल्ली से मुंबई जा रही कार की रफ्तार, ये कार की रफ्तार हो सकता है 100 किलोमीटर हो, ठीक है, या 120 किलोमीटर भी हो सकता है, पर आवर के हिसाब से चल रहा हो। तो आप रफ्तार जो है क्या है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूरी तो आपका फिक्स है। अगर मान लीजिए स्कूल से आपके घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अगर 4 किलोमीटर की रफ्तार से जाओ, या 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाओ, या 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाओ, जाना तो आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर दूरी जो है फिक्स है, वो तो स्टॉप हो गया आपका। और जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर रफ्तार आपकी तेज है, कम भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये बढ़ेगा घटेगा, प्रवाह कहलाएगा। छत की टंकी में से पानी का बहना, मैंने कहा था ना, अगर रुका हुआ है टंकी, अगर पानी टंकी में से अगर नहीं निकल रहा है तो वो स्टॉप होगा। लेकिन अगर वहां पानी निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पानी बह रहा है, या उसका नलका जो आपने खोल दिया तो वो पानी कम होने लग जाएगा, ये प्रवाह कहलाएगा। तो स्टॉक और प्रवाह में सिर्फ एक अंतर ये होता है कि एक तो समय बिंदु पर मापी जाती है स्टॉक, ये समय अंतराल में मापा जाता है प्रवाह, और स्टॉक जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और प्रवाह जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए अब आता है हमारे पास अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परिवार क्षेत्र पहला कौन सा है, परिवार क्षेत्र। इनमें से इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, यानी इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता हो, उपभोग करता हो। जैसे परिवार, परिवार के लोग, ठीक है, आम जनता, सब क्या होता है, परिवार क्षेत्र में आते हैं। जितने भी लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं, हम जाते हैं दुकान पे, सामान खरीद कर लेकर आ गए, ठीक है, तो हम खरीद रहे हैं ना सामान को, उसका उपयोग कर रहे हैं ना, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो हम किस में आएंगे, परिवार क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो परिवार क्षेत्र में कौन आएगा, वे सभी लोग जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, वो परिवार क्षेत्र में आएगा, ठीक है। अगला आता है हम लोगों का उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या है, तो जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने वाली इकाइयों में सम्मिलित होगा। जैसे उत्पादक, अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी के अंदर, मेरा कोई कंपनी है और मैं जो है कि मतलब कोई सामान बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए साबुन बनाता हूँ, ठीक है। कहोगे सर आप तो साबुन का ही एग्जाम्पल पकड़ रखे हो। मैं उत्पादक हूं और क्या कर रहा हूं, साबुन का उत्पादन कर रहा हूं, तो मैं किस में आऊंगा, मैं आ जाऊंगा उत्पादक क्षेत्र में, ठीक है।
लेकिन जहां पर मैं उपभोग भी तो मैं सामान का यूज भी तो करूंगा ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिवार क्षेत्र में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र की, तो जो उत्पादन करने वाले लोग होते हैं वो किस में आएंगे, उत्पादक क्षेत्र में आएगा, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला देखिए, अब बात आती है सरकारी क्षेत्र का। सरकारी क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा के रूप में सरकार को शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र, सरकार जो गवर्नमेंट होता है उसको ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, अगला आता है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र में हम सिर्फ आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। आयात निर्यात का मतलब होता है, निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से सामान का बिकना, यानी हम जब दुनिया को सामान बेचते हैं तो निर्यात होता है, और जब हम दुनिया से सामान खरीदते हैं यानी दूसरे देशों से जब हम सामान खरीदते हैं तो उसको कहते हैं आयात। तो ये हो जाता है विदेशी क्षेत्र। ठीक है, सरकार हमारी आती है सरकारी क्षेत्र में, उत्पादन करने वाले लोग आते हैं उत्पादक क्षेत्र में, और उपभोग करने वाले लोग आते हैं हमारे परिवार क्षेत्र में। क्लियर है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र समझ आया। परिवार क्षेत्र, वे लोग जो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करते हैं, परिवार क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र, वे लोग जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। सरकारी क्षेत्र, सरकार को जो कल्याणकारी योजनाएं चलाता है और सुरक्षा देता है। क्लियर है। विदेशी क्षेत्र, इसमें हम निर्यात और आयात को शामिल करते हैं, यानी कि जो हम दुनिया से व्यापार करते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं विदेशी क्षेत्र में। समझ आया। अब देखिए, अगला है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। इसमें हमें याद होगा, मैंने बताया था कि 2 क्षेत्र के बारे में ही हमें पढ़ना है। कितने, 2 क्षेत्र। तो पहले के जो 2 क्षेत्र है ना हमारे पास, कौन कौन सा, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, इन दोनों के बारे में ही हम मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें आता है एक वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह को पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक प्रवाह क्या होता है। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, उस विभिन्न क्षेत्रों में जो वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है उसे कहा जाता है वास्तविक प्रवाह। यानी इसमें देखना, पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। वास्तविक प्रवाह में पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है, मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। ठीक है, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है। अब यहाँ पे समझना ये है, परिवार क्षेत्र में क्या होता है, श्रम होता है। क्या होता है, श्रम। ठीक है, और क्या होता है, भूमि होता है। ठीक है, पूंजी होता है। इन सभी को क्या देगा, परिवार क्षेत्र देगा। किसको, उत्पादक क्षेत्र को। हम काम करने जाएंगे, लेबर जो है वो काम करने जाता है कि यहाँ पे फैक्ट्रियों में, उत्पादक क्षेत्र के पास। ठीक है, भूमि देता है अपना, ठीक है, रेंट पे दे दिया उत्पादक क्षेत्र को। ठीक है, परिवार क्षेत्र ने। तो यहाँ पे पूंजी, पैसा भी लगाते हैं लोग, परिवार क्षेत्र वाले जो है उत्पादक क्षेत्र को पैसे भी लगाते हैं ना। तो ये हो गया क्या, परिवार क्षेत्र जो है वो क्या दे रहा है, परिवार क्षेत्र द्वारा कारक इकाई किसको दिया जा रहा है, उत्पादक क्षेत्र को दिया जा रहा है। जबकि उत्पादक क्षेत्र इनको वापस में क्या देता है, वस्तुएं देगा और सेवाएं देगा। या तो जो उत्पादक क्षेत्र है वो वस्तुओं का उत्पादन करता होगा, या फिर वो क्या करेगा, सेवाओं का उत्पादन करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल देता हूं मैं, कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति ए जो है वो काम करता है एक पार्ले जी बिस्किट है उसकी कंपनी में। ठीक है, या कोई भी बिस्किट की कंपनी हो उसमें काम करता है वो। और वही व्यक्ति जब वो मार्केट में जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वही जिस फैक्ट्री में वो काम करता है, जो बिस्किट बनाया, वही बिस्किट वो खरीदने के लिए उसके पास क्या होगा, उपलब्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिवार क्षेत्र सेवाएं देता है उत्पादक क्षेत्र को, परिवार क्षेत्र जो है कि कारक सेवाएं देगा किसको, उत्पादक क्षेत्र को, और उत्पादक क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करके किसको देगा, परिवार क्षेत्र को देगा। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हम यहाँ से ये काम करने गया उसके बदले में इसको पैसे मिला, सैलरी मिली। ये हम करेंगे मौद्रिक प्रवाह में।
ठीक है, तो पहले देखो वास्तविक प्रवाह समझ में आया। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, परिवार क्षेत्र यानी कि एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है और उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र जो है परिवार क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करके देता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। देखिए अब बात आती है मौद्रिक प्रवाह की। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? तो मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय विभिन्न क्षेत्रों के कारक सेवाओं तथा उत्पादन के मौद्रिक भुगतान से है। अर्थात सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान या वस्तुओं के खरीदने पर व्यय मौद्रिक भुगतान। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे श्रम था, ठीक है, और लैंड था यानी कि भूमि, ठीक है, और पूंजी भी था, ठीक है, इनको हम रखते हैं। श्रम, यहां से मजदूर गया उत्पादक क्षेत्र के पास काम करने के लिए, यहां से उत्पादक क्षेत्र ने इसको क्या दे दिया, पैसे दे दिया, सैलरी, ठीक है। यहां से भूमि दिया गया, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र ने उसको क्या दे दिया, भूमि का क्या दे दिया, रेंट दे दिया, किराया दे दिया, ठीक है। यहां से पूंजी लगाया गया, पूंजी दिया, पैसे दिए, उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र ने उसको क्या दे दिया, लाभ दे दिया, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत दे दिया इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, श्रम, भूमि और पूंजी जो परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को दे रहा है, उत्पादक क्षेत्र उसके बदले में क्या दे रहा है, परिवार क्षेत्र को रिटर्न में दे रहा है, रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, लाभ दे रहा है, ठीक है। अब यहीं पे देखना, यहाँ से काम करने के बदले में तो ये सारी चीजें मिल गया, अब परिवार क्षेत्र और भी तो चीजें देगा, जैसे यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे वस्तुएं बना करके देगा, इस वस्तु को जब ये परिवार क्षेत्र खरीदेगा तो ये इसको पैसा देगा और ये पैसा किसके पास जाएगा, इसके पास, आने की उत्पादक क्षेत्र ने इनको क्या दिया, वस्तु, और इस वस्तु के बराबर का पैसा परिवार क्षेत्र किसको देगा, उत्पादक क्षेत्र को देगा। आई बात समझ? तो यहाँ पर क्या है, मौद्रिक प्रवाह होगा, यानी कि पैसा दोनों क्षेत्र के पास आता जाता रहेगा, ठीक है। परिवार क्षेत्र जो सेवाएं देगा उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र उसको पैसे देगा, और जो उत्पादक क्षेत्र जो सेवाएं और वस्तुएं देगा परिवार क्षेत्र को, उसके बदले में परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को पैसे देगा। क्लियर है? समझ आया चैप्टर? मजा आया? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।